हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हिम गुरुकुल परिवार में। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो एचपी टीजीटी कमीशन जो भी होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसमें जो हिंदी का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपको 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास 1 प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास 1 में हिंदी व्याकरण में जो भी आपसे पॉसिबिलिटी बनती है, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस तरह से फ्रेम किया हुआ 20 क्वेश्चन को कि सभी जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करके ये जो आपको अभ्यास बनाया गया ये बनाया गया है। तो अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जो है वो पहुँच सके। राइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो आज का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सन्मार्ग का विलोम क्या है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आपने विपरीत शब्द बताना है। विलोम का मतलब विपरीत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसे ए ऑप्शन है अमार्ग, देन कुमार्ग, सहज मार्ग या अंधापन। अब देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, कुमार्ग। राइट, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर जो अमार्ग लिखा हुआ है, अमार्ग में अ की अगर हम बात करें तो ये एक उपसर्ग है। राइट, तो सर अ जो उपसर्ग है वो कहीं ना कहीं किसी भी शब्द का जो है वो विपरीत अर्थ देता है। बट बेटा आपने समझना है इस चीज़ को, अमार्ग कोई शब्द नहीं है। राइट, देन कुमार्ग कु भी है। देखो अ भी नेगेटिव करता है, नकारात्मक उसमें अगर मैं बात करूं, और जो कु आपका उपसर्ग होता है वो भी विपरीत बना देता है जो शब्द होते हैं। राइट, उनको तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने ना बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सक्सेस दिलाती हैं। राइट, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपसे पूछा है कि जो नहीं है वो पहचानना है आपने कि कौन सा है जो गुरु का पर्यायवाची नहीं है। आचार्य, शिक्षक, गुरुद्वार या अध्यापक। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये गुरुद्वार जो है वो कोई करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब इसमें करेक्ट आंसर यही होगा, मेरे कहने का भाव है कि गुरु का अगर पर्यायवाची शब्द की अगर मैं बात करूँ तो गुरुद्वार जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा है आपसे। राइट, देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। अब इसके लिए आपको बेटा स्वर के बारे में वैसे जानकारी होनी चाहिए कि स्वर जो है वो स्वर के जो मतलब प्रकार होते हैं। जैसे मान लो आपका अग्र स्वर होता है, एक आपका मध्य स्वर होता है और एक आपका पश्च स्वर भी होते हैं, पश्च स्वर। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो आपसे पूछा कि मध्य स्वर कौन सा है। देखो मध्य स्वर की अगर मैं बात करूँ तो एक ही स्वर है बेटा हिंदी वर्णमाला में, अ। जो अ है जिसको हम छोटा अ भी बोल सकते हैं, तो वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जैसे आ की बात करें, ऊ की बात करें या छोटे ऊ की बात करें तो ये सभी कहें ये पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर का क्या मतलब हुआ, पश्च स्वर का मतलब हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण में मतलब जो आवाज़ है वो पीछे से निकलती है, कंठ से जो आवाज़ निकलती है। राइट, तो क्या है जैसे आप बोलेंगे ऊ, तो मतलब जो आवाज़ है ना जोर लग रहा है वो पीछे से लग रहा है, तो इसको हम पश्च स्वर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, पश्च स्वर। और जैसे जो बचते हैं आपके वो अग्र स्वर में आ जाते हैं, जैसे ए, ई, बड़ी। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वहाँ पे आपको काउंट होती है किसमें, अगर स्वर में। आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नीति की बात। इसके लिए एक शब्द होगा, एक शब्द मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, जो कि नीति की जो बात होती है वो उसमें क्या अर्थ निकलता है, एक शब्द में क्या कह सकते हैं हम उसको, कथा, नीति कथा, उपदेश या नीति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपदेश क्या है, उपदेश नीति की जो बात होती है, उपदेश उसको हम जो एक शब्द में उसको जो बोल सकते हैं उपदेश, क्या बोल सकते हैं, उपदेश। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सांस रोक लेना, परेशान करना, तेज बोलना, ये झगड़ा करना। तो नाक में दम करना, कई बार बोलते हैं ना कि ये शरारती बच्चा है इसने नाक में दम करके रखा है। तो नाक में दम करके रखा है मतलब परेशान कर रखा है। मुहावरा देखो, अभी एक और बात है आपको, मुहावरा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाब्दिक अर्थ का क्या मतलब होता है सर, ये भी समझाइए बेटा। शाब्दिक अर्थ का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नाक में दम करना, तो इसी तरह से नाक में दम करना मतलब जैसे नाक नाक में कोई परेशानी हो जाना या नाक में परेशानी करना। जब आपको इस वाक्य के शब्दों को मिला के जो आपको शब्द बनाया जाए, जैसे मान लो नाक से रिलेटेड कोई बात बोली जा रही है तो वो शाब्दिक अर्थ होता है उसका। तो यहाँ पे क्या है, देखो सांस रोकना, ये शाब्दिक अर्थ है इसका कि नाक में दम करना, सांस रोकना, इससे रिलेटेड है।
तो यहाँ पे मतलब शाब्दिक अर्थ ना लेके जो दूसरा अर्थ जो इसका निकलता है ना, अलग अर्थ जो निकलता है, तो वो आपका मुहावरे में आता है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। देखो आपने, एक और बात बोलता हूँ, कोई भी आपका एग्जाम होता है, जैसे मान लो टीजीटी है, जेबीटी का है ना, टीजीटी टेट है, जेबीटी टेट है, इन सब चीज़ों के लिए बेसिक जो आपका होगा ना बेटा, बेसिक तो आपका बेसिक है ना, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको हिंदी से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देखो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा यह क्या है, क्या मुहावरा है, ये लोकोक्ति है, संधि है या वाक्य है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, लोकोक्ति। ये लोकोक्ति है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे मुहावरा है, नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आपको मुहावरा देगा उसका अर्थ पूछ लेगा नीचे, नहीं, आपको इस तरह से भी वहाँ पे ऑप्शन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, भारत एक कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। देखो द्रव्यवाचक तो नहीं होंगी, भाववाचक जिनको हम चुन सकते वहाँ पे आती है। अगर हम भारत की बात करें तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ये आप हमें होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, कमेंट करेंगे आप, आपके कमेंट का वेट करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वह कौन सा सर्वनाम है, जो वह शब्द है ना, ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है, नहीं, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, निश्चयवाचक। क्या है, निश्चयवाचक है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, राइट। अब कोई एक दो प्रश्न यहाँ पे भी खड़े हैं, राइट। अब ये प्रश्न इस प्रश्न से बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि जो लोग खड़े हुए ना, इनमें बोल रहा है कि वह, मतलब एक एक पर्टिकुलर, मान लो इस प्रश्न को बोल रहा है, पर्टिकुलर प्रश्न को बोल रहा है कि वह बहुत तेज धावक है, मतलब वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये पर्टिकुलर इस प्रश्न की बात कर रहा है कि एकदम ये बता रहा है कि जो आगे खड़ा हुआ ना सबसे पहले, ये जो है वो तेज दौड़ता है। तो निश्चित है ना, वो निश्चय उसमें बता रहा है कि यही है, तब ये निश्चयवाचक में जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल किस प्रकार का विशेषण है, जो लाल शब्द लिखा हुआ है ये किस प्रकार का विशेषण है, गुण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्यों हो जाएगा, लाल देखो, लाल, पीला, काला, गोरा, ये क्या है, ये किसी का गुण बताता है, गुण बता रहा है ना कि कोई वस्तु लाल है, पीली है, काली है, गोरी है, राइट। तो ये जैसे सुंदर है, समझ रहे हो, तो ये क्या कर रही है, गुण बता रहा है किसी का कि भाई ये इस तरह से है, तो वो गुणवाचक में जाता है। देखो अगर आपको बेसिक में कोई डाउट रहता है कि जैसे आपका जैसे विशेषण का, सर्वनाम का, संज्ञा का, या यहाँ पे हम बात करें जैसे क्रिया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको डिटेल में जो है वो वीडियो लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे गाता है, मैं गाता जो शब्द है वो क्या है, पहचानना है आपने, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। देखो अव्यय तो वो है ना जो अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द है जो, राइट। अब इसने गाता है पूछा हुआ है, संज्ञा तो नहीं होगी, ये क्रिया ही होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विशेषण थोड़ी भी है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि वह गाता है, तो अब गाता क्या आ गया, यहाँ पे क्रिया आ गई ना, वर्ब आ गई, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा है वो है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अब रस से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। रस जैसे रस, अलंकार, छंद, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको डिटेल में बेसिक में इनकी वीडियो चाहिए तो हम आपको बेसिक में वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखो करुण रस जो है ना, वो करुणा, दया, शोक या प्रेम, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। शोक क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसने पहाड़ सा दुख सहा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। अब उसने बोला कि उसने पहाड़ सा दुख सहा, समझो, तो इसमें आपने अलंकार पहचानना है कि ये उपमा है, रूपक है, यमक है या अनुप्रास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए आपका। अब क्यों हो जाएगा ये भी थोड़ा समझते हैं। देखो उपमा जो अलंकार होता है उसमें क्या होता है, उसमें किसी एक वस्तु की जो कल्पना है ना, जो मतलब उसका कंपेरिजन है वो दूसरी वस्तु से किया जाता है, समान वस्तु। जैसे उसने बोला कि उसने पहाड़ सा दुख सहा, मतलब जो दुख सहा ना, किसने, जिसके बारे में बता रहा है, जो दुख सहा ना वो कैसा था, वो पहाड़ सा था, मतलब वो बहुत बड़ा था, पहाड़ सा दुख सहा। तो इसने क्या किया, कंपेरिजन किया ना इसका, मतलब जो मतलब जैसे पहाड़ है और दुख है, इसको जोड़ा इन्होंने, समझ रहे हो मेरी बात को। इससे क्या किया, पहाड़ से इसका जो है वो कंपेरिजन किया, तो वो उपमा अलंकार में जाएगा।
आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में है। अनु जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग का आशा करता हूँ आपको पता होगा, चलो बता देते हैं। उपसर्ग जो है वो मान लो ये कोई शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द से पहले जो लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। प्रत्यय क्या है सर? प्रत्यय मतलब शब्द से, जो यहाँ पे कोई भी शब्द लिखा होगा शब्द के बाद में जो लगते हैं वो उनको बोलते हैं हम प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या हुआ? जो बाद में लगते हैं। उपसर्ग क्या हुआ? जो पहले लगते हैं। ठीक है, मतलब प्र से आप पीछे भी रख सकते हो याद, अगर आपने रखना हो कि पीछे जो लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग का आप ऐसे ही याद कर लोगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुमान, अनुशासन, अनुपूरक या उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी जो 3 ऑप्शन है इनमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। और कैसे उपसर्ग कैसे पहचानना होता है हमें? एक मूल शब्द होता है, उपसर्ग से पहले क्या होता है बेटा? मूल शब्द होता है। मूल शब्द में परिवर्तन कर देता है कौन? जो हमारा उपसर्ग होता है। जैसे पहले में अगर हम बात करें अनुमान में, तो अनुमान में मान जो शब्द है ना, मान सम्मान से आया ना, मान एक मूल शब्द है। जैसे ही इसने यहाँ पे अनु लगाया तो इसका इसने परिवर्तन भी कर दिया ना, अर्थ भी परिवर्तित कर दिया ना इसने, तो अनुमान बन गया। उसी तरह से अनुशासन, शासन क्या है? शासन यहाँ पे मूल शब्द है। मूल शब्द के आगे इसने अनु लगाया और इसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया। मतलब क्या करते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द का जो अर्थ है उसको, उस अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। समझो। देन अनुपूरक, मतलब पूरक के बाद पहले अनु लगा तो यहाँ पे अनुपूरक हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, राइट। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके जो डाउट हैं उनको हम क्लियर करें, राइट। और HPTGT अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अगर आप जैसे ये हम अब अभ्यास 1 है, राइट, इसी तरह से आपको अभ्यास मिलते रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की जो वीडियो हैं वो मिलती रहे, राइट। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ता जो प्रत्यय किस शब्द में है? निष्ठा, सज्जनता, नीति, विनम्र। मैंने बताया कि प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगता है जो। अब ता के हम सेंस करें तो यहाँ पे क्या है? सज्जनता। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट आपने ये भी देखना है कि क्या इसमें मूल शब्द बच रहा है कोई। तो जैसे ही मैंने सज्जन लिखा यहाँ पे, तो सज्जन एक मूल शब्द है, तो मूल शब्द के बाद जब ता लगा तब ये सज्जनता बना, सज्जनता। समझो। देन नेक्स्ट है हमारा, पुस्तक को छात्र ने पढ़ा। इसमें कौन सा कारक है? अब कारक का भी आपको बताना चाहिए। कर्ता ने कर्ण से, हैं, इस तरह से होते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कर्म को। तो देखो यहाँ पे पुस्तक को आ रहा है ना, तो कर्म को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सही वर्तनी, ये भी आपका एक टीटी में पक्का बनता है। ये क्वेश्चन जो है वो शुद्ध वर्तनी से आपका क्वेश्चन बनता है। बोलता है व्यथित, व्यथित, व्याथित या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। व्यथित को हम ऐसे लिखते हैं, छोटे ई की मात्रा होती है थ को। आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं वहाँ पे। तो आपने जब भी आपको एक, अगर मैं एक रामबाण दूँ ना वर्तनी का या शब्दावली का, जब भी आप कहीं पे भी कोई भी शब्द पढ़ते हो तो उसको आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि जब भी आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको ऐसे छाप लेना है अपने दिमाग में कि उसकी जो मात्रा है ना वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि द को जो है दिमाग लिखती दफा द को छोटी ई की मात्रा होती है। समझ रहे हो। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गुरु उपदेश शब्द में कौन सी संधि है? मोस्ट, अगर हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, स्वर। इसमें ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि है। अब देखो, अगर आपको ये पता नहीं है अभी कि दीर्घ संधि संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है, कमेंट में कीजिएगा। और हम इस वीडियो का जो टारगेट है वो 500 लाइक रखते हैं। अगर 500 लाइक आप इस वीडियो के ऊपर करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, तो आपको संधि के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देके आएंगे, जिसमें आपका एक भी डाउट जो नहीं बच पाएगा। क्वेश्चन है, जो मर चुका हो के लिए एक शब्द होगा, मृतक, प्राणी, जीवित या परलोकी। देखो प्राणी और जीवित तो दोनों ही गलत हो गया। परलोकी और मृतिक में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर परलोकी किस अर्थ में होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, मृतक। मृतक क्या है? जो मर चुका हो उसको हम मृतक बोलते हैं। समझो। देन नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी जानते हैं, राइट। ये आपको हिंदी साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और हिंदी इतिहास से आपको क्वेश्चन पक्का ले जाते हैं। जैसे ये है, भारतेंदु युग का काल माना जाता है। भारतेंदु युग का काल माना जाता है भी कौन सा काल है? 1900 से 1920 के बीच में या 1800 से 1820 के बीच में?
1850 से 1885 के बीच में, या 1950 से 1970 के बीच में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वैसे सही हो जाएगा। यहाँ पे 1850 से 1885 ईस्वी में बताया गया है, वैसे करेक्ट यही होता है। बट आपको कई बार मिल जाएगा कि हिंदी साहित्य में जो है इनका जो युग है वो 1900 तक माना जाता है, कि 1900 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तक इसका जो है वो माना जाता है। बट इसका जो करेक्ट होगा वो 1850 से 1885 के बीच में जो है माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में केवल 1900 आता है वहाँ पे, जैसे मान लो 1850 से 1900 आता है और कोई भी ऑप्शन इसके रिलेटिव नहीं है, तो अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आपने यही वहाँ पे सही करके आना है। वैसे एग्जैक्ट इसका 1850 से 1885 तक का जो है माना जाता है, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने जो फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे तो साथ में जो तैयारी कर रहे होते हैं, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और देखो HPTGT के लिए एक पहल की हमने कि आपको हिंदी में अब ना, हिंदी का आपको कोई भी डर नहीं होगा, राइट। हिंदी का जितना भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन तो आपको बहुत कम पूछे जाएंगे वहाँ पे, जैसा कि आप सबको ही पता है वैसे इसका, कि वहाँ पे आपको 30 अगर मार्क्स की मैं बात करूँ या 60 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो 30 या 60 के बीच में बनेंगे आपके, जैसे उसमें बहुत सारे टॉपिक है आपके, करंट अफेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, इंग्लिश है। तो यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन बनेंगे भी, तो जैसे मान लो आपको 2 क्वेश्चन का आपको 1 नंबर, मतलब मार्क्स आपको जो है 1 मिलेगा और क्वेश्चन जो होंगे वो 2 होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। तो अप्रोक्स ये लेके चलिए कि 10 से 20 के बीच में आपको जो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे वहाँ पे, अगर 10 नंबर का भी आपसे हिंदी में पूछा जाना है। तो आपके जो 10 नंबर है वो बिल्कुल पक्के होंगे। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।